तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणुओं की सूक्ष्मदर्शी संरचना हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हमने हेड रीजन बता दिया कि जो शीर्ष होता है वह किसका बना होता है। शीर्ष में एक्रोसोम ऊपर की तरफ पाया जाता है जो गाल्जी का है, ठीक है। इसके मिडिल सेंटर में शीर्ष के एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो एक्रोसोम होता है उसमें एंजाइम भरा होता है, उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट एंजाइम। दूसरा पार्ट ठीक है। शीर्ष के बाद है ग्रीवा। ग्रीवा क्या है? ग्रीवा, या ऐसे को कहते हैं नेक। यह शीर्ष व मध्य यह शीर्ष व मध्य के बीच का भाग होता है। बीच का भाग या शीर्ष और मध्य के बीच का भाग होता है। इसमें दो तारक का है, इसमें दो तारक का है, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल्स। दो तारक का है सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक तारक का है, एक तारक का है केंद्रक के नजदीक, एक तारक का है केंद्रक के निकट, तारक का केंद्रक के निकट होता है, केंद्र के निकट होता है। दूसरा तारक का पुच्छ तथा, दूसरा तारक का पुच्छ तथा मध्य भाग के बीच पाया जाता है। ये पुच्छ है और ये आपका है मिडिल फेस, मध्य भाग, तो इनके बीच में पाया जाता है। पुच्छ तथा मध्य भाग के बीच में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। यह तारक का है आगे बढ़कर, किसी की बात कर रहा है, यह तारक का है आगे बढ़कर अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। आगे बढ़ के क्या करेगा? अक्षीय तंतु बनाएगा। ये अक्षीय तंतु है, तंतु का निर्माण करता है। अक्षीय तंतु का निर्माण करता है जो पूरे पुच्छ में फैला होता है। देखिए आपको ये ब्लैक रंग की रचना दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे पुच्छ में फैला होगा, इन भाग में नहीं पाया जाएगा। जो पूरे पुच्छ में फैला होता है। जो पूरे पुच्छ में फैला होता है। केंद्रक के पास उपस्थित तारक का, केंद्रक के पास उपस्थित
तारक काय मतलब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल केंद्रक के पास उपस्थित तारककाय को समीपस्थ तारककाय, समीपस्थ तारककाय, जो केंद्रक के पास उपस्थित है उसे समीपस्थ तारककाय यानी कि प्रॉक्सिमल, क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल तथा पूंछ के पास पाए जाने वाले तारककाय को, तथा पुच्छ के पास पाए जाने वाले तारककाय को दूरस्थ तारककाय क्या कहते हैं, दूरस्थ तारककाय यानी कि डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका है नेक रीजन। नेक में आप देखिए कह रहा है कि ग्रीवा की बात करेंगे, यानी कि हम देख रहे हैं क्या, शुक्राणुओं की सूक्ष्मदर्शी संरचना क्या होती है, क्योंकि शुक्राणु को जो है हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ऐसे तो आप देख नहीं पाओगे, तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ रहे हैं लोग, कि जो शुक्राणु होता है उसका सूक्ष्मदर्शी संरचना जब हम देखेंगे तो पहला भाग हमने आपको बता दिया, यानी कि शुक्राणु जो है उसके क्या होते हैं, पहला भाग कहलाता है शीर्ष, शीर्ष के आगे एक टोपी जैसी रचना पाई जाती है, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम गाल्जिकाय का बना होता है। इसी एक्रोसोम में एंजाइम भरा होता है हाइलुरोनिडेज। क्लियर? या हाइलुरोनिडेज क्या करता है, जो एग कोशिका का जोना प्लासिडा होता है उसको बेधने का कार्य करता है, यानी कि तोड़ने का कार्य करता है। इसके शीर्ष भाग में एक केंद्रक पाया जाता है जो कि हैप्लॉइड होता है अर्थात अगुणित होता है। क्लियर हुआ? दूसरा भाग कह रहा है ग्रीवा कहते हैं। इस भाग को आप देखिए, स्पर्म के शुक्राणु के इस भाग को क्या कहते हैं, ग्रीवा यानी कि नेक। तो कह रहा है कि यह शीर्ष व मध्य भाग या शीर्ष व मध्य के बीच का भाग होता है। तो यह हेड रीजन है और यह क्या है, मिडिल रीजन है। तो दोनों के मध्य में क्या पाया जा रहा है, ग्रीवा पाया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि ग्रीवा जो है शीर्ष और मध्य के बीच का भाग होता है। क्लियर? ग्रीवा जो है वो शीर्ष के और मध्य के बीच का भाग होता है। इसमें दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो आपका क्या है, नेक की बात कर रहे हैं, इसमें दो सेंट्रियोल पाया जाएगा। जो पहला सेंट्रियोल होगा वो बिल्कुल जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके समीप पाया जाता है। क्लियर? यानी कि जो पहला केंद्रक है जिसे समीपस्थ पहला जो तारककाय है इसे समीपस्थ तारककाय, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है, बिल्कुल इनसाइड में, बिल्कुल कह रहा है कि केंद्रक के निकट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के निकट। जो दूसरा तारककाय होता है वो पुच्छ और मध्य के बीच में पाया जाता है। देखिए कह रहा है कि पाया जाता है, एक तारककाय केंद्रक के निकट होता है, दूसरा तारककाय पुच्छ तथा मध्य भाग के बीच में पाया जाता है। यह तारककाय आगे बढ़कर के, जो पुच्छ और मध्य भाग के बीच में पाया जाता है वही आगे बढ़कर के क्या करता है, वही आगे बढ़कर के अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। तो ये कहलाया अक्षीय तंतु। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कौन सा सेंट्रियोल अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि किस सेंट्रियोल से अक्षीय तंतु का निर्माण होता है, कहाँ, शुक्राणु में। क्लियर? तो आप देखिए जो दूसरा सेंट्रियोल है
जो दूसरा सेंट्रियोल है उसी के द्वारा अक्षीय तंतु का निर्माण हो रहा है। और यह अक्षीय तंतु क्या होता है, पूरे पूंछ में पाया जाता है, पूरे पूंछ में पाया जाता है। तो कह रहा है जो पूरे पूंछ में फैला होता है, केंद्रक के पास उपस्थित तारककाय यानी सेंट्रियोल को समीपस्थ तारककाय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, तथा पूंछ के पास पाए जाने वाले तारककाय को दूरस्थ तारककाय या डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो अब जो आपका अक्षीय तंतु है वह किस सेंट्रियोल में पाया गया, तो पाया गया डिस्टल सेंट्रियोल में पाया गया। मतलब समझ रहे हैं ना, अक्षीय तंतु का निर्माण डिजिटल सेंट्रियोल के द्वारा होता है, अक्षीय तंतु का निर्माण दूरस्थ तारककाय के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि नेक रीजन में कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं, तो नेक भाग में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। एक सेंट्रियोल केंद्रक के नजदीक होगा, दूसरा सेंट्रियोल मध्य और पुच्छ के बीच में होगा। ये मध्य रीजन है, यहीं से पूंछ शुरू है, तो दोनों के बीच में हो गया। क्लियर? तो जो इसके नजदीक होगा, केंद्रक के नजदीक जो सेंट्रियोल होगा उसको कहते हैं समीपस्थ तारककाय। क्लियर? कोई दिक्कत? और जो क्या होगा, दूसरा तारककाय है जो कि मध्य रीजन और पूंछ के बीच में है, इसको कहते हैं दूरस्थ तारककाय। तो दूरस्थ तारककाय से क्या होता है, अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। यही अक्षीय तंतु पूरे पुच्छ भाग में फैला होता है। अब इस सेंट्रियोल का भी फंक्शन है, सेंट्रियोल का भी फंक्शन है, आगे आपको बताएंगे कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। क्लियर? जब आप oogenesis की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत? मनीष कुमार का क्लियर हुआ? चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला है मध्य। मध्य भाग, मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देगा, इसको क्या प्रदान करेगा, एनर्जी। तो कह रहा है कि मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन ऊर्जा का प्रयोग कर शुक्राणु इन ऊर्जा का प्रयोग कर शुक्राणु तैरकर अंडाणु के पास पहुंचते हैं। अंडाणु के पास पहुंचते। क्लियर? ये हो गया आपका मिडिल पेस। ठीक, तो मिडिल पेस को क्या कहते हैं, इट इज अ बैटरी पार्ट। याद रखिएगा, इसी मिडिल पेस को बैटरी पार्ट कहा जाता है। क्यों बैटरी पार्ट कहा गया भैया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो फाउंड इन द मिडिल पेस। जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में जो मध्य भाग है, इस मध्य भाग में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे।
तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है, तो यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा देगा। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊर्जा से क्या कहेगा? ऊर्जा किसको देगा? ये जो टेल आप देख रहे हैं, पूंछ, इसी को एनर्जी देगा। और ये पूंछ क्या करेगी? तैरने में मदद करेगी, स्विम करने में मदद करेगी। किसकी? स्पर्म की। तो स्पर्म तैर करके कहाँ जाएगा? जाएगा अंडाणुओं के पास। क्लियर? तो किसके द्वारा तैर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा दे रही है, तब वह इन टेल के द्वारा वह क्या कर रहा है? तैर रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखाया है आपको। देखिए, मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर कट कीजिएगा। जो शुक्राणुओं की गतिशीलता के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्लियर? शुक्राणु को गतिशील करने के लिए एनर्जी देते हैं, अर्थात इन ऊर्जा का प्रयोग शुक्राणु तैरकर अंडाणुओं के पास पहुंचने में करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? हेड रीजन में क्या हुआ? हेड रीजन में क्या पाया गया भैया? पाया गया हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अग्रभाग में क्या पाया गया? एक्रोसोम। एक्रोसोम किसका बना? गाल्वोकार का। और इसमें एंजाइम कौन सा पाया गया? हाइलोनिडेज। क्लियर? नेक में आइए, कितने सेंट्रियोल? 2 सेंट्रियोल। एक सेंट्रियोल केंद्रक के निकट, इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ। समीपस्थ तारक का है। और एक केंद्रक क्या है? जो आपका मध्य भाग है और पूंछ है, दोनों के बीच में पाया गया, इसे दूरस्थ तारक का है। दूरस्थ तारक का से अक्षीय तंतु बन गया। सारी चीजें क्लियर? अब उसके बाद मध्य भाग। मध्य भाग क्या है? कह रहा है मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इन्हीं ऊर्जा की सहायता से वह क्या करता है? शुक्राणु तैर करके अंडाणुओं के पास जाता है। यानी कि जब आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, हमने आपको बताया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो आपका एग है, ये जो आपका क्या है? एग है, ये नॉन मोटाइल होता है। यहाँ पर आया एम्पलरी अस्थमा जंक्शन पर, तो यही रहेगा। इस रीजन से स्पर्म क्या होगा? वो स्विमिंग करेगा, और स्विमिंग करके यहाँ पर पहुंचेगा। तो इस स्विमिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिला? मध्य भाग में, मिडिल पेस में माइटोकॉन्ड्रिया थी, वहीं से उसे एनर्जी मिल गया, और वो तैर करके कहाँ पहुंच गया? अंडाणुओं के पास पहुंच गया। क्लियर? कोई दिक्कत? लास्ट पार्ट आपका बचता है क्या? टेल। ऊपर वाला मिटा दे थोड़ा सा, कोई दिक्कत? नो सर। यह शुक्राणु का सबसे पतला, यह शुक्राणु का सबसे पतला व लंबा भाग होता है। देख रहे हैं ना? फिगर में भी देख लीजिए, पतला और लंबा भाग होता है, जो धागे के समान होता है, जो रचना में धागे के समान होता है। धागे के समान होता है, जिसकी पूरी लंबाई में अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। इसकी पूरी लंबाई में अक्षीय तंतु उपस्थित होता है।
देख रहे हैं ना, अक्षीय तंतु पूरी लंबाई में उपस्थित है। यहां से लेकर के ये जो लाइन दिख रही है आपको भैया निखिल कुमार, ये अक्षीय तंतु है। तो वही कह रहा है इसकी पूरी लंबाई में, पूंछ की पूरी लंबाई में क्या पाया जाता है? अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। ठीक है, इसके पक्ष भाग में अक्षीय तंतु, इसके पक्ष भाग में अक्षीय तंतु, इसके पक्ष भाग में अक्षीय तंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। सॉरी, इसके पश्च भाग में अक्षीय तंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता। घिरा नहीं होता। पश्च भाग में यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, घिरा नहीं होता है अर्थात नग्न होता है। अर्थात नग्न होता है। अर्थात नग्न होता है। इसे एंड पीस कहते हैं। अंतिम सिरा, इसे अंतिम सिरा कहते हैं। अंतिम सिरा कहते हैं। पूंछ की सहायता से शुक्राणु गतिशील। पूंछ की सहायता से शुक्राणु गतिशील होते हैं। क्लियर? कुछ पॉइंट इसमें है, वह हम लोग नोट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस one ejaculation, one ejaculation 20 से 30 करोड़, 20 से 30 करोड़ स्पर्म यानी कि वन क्वाइटस की बात हो रही है, या 2 से 3 मिलियन, या इसी को कहते हैं 2 से 3 मिलियन शुक्राणु, 2 से 3 मिलियन शुक्राणु स्खलित होते हैं। होते हैं। इसमें से सामान्य जनन के लिए, सामान्य जनन के लिए 60% शुक्राणु, 60% स्पर्म, 60% शुक्राणु समान आकार व आकृति वाले होने चाहिए। 60% शुक्राणु समान आकार व आकृति वाले होने
60%, ठीक है ना। तथा इसमें से 40%, इस 60% में से 40% तीव्र गतिशील होने चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सामान्य जनन की क्रिया संभव है, नहीं तो संभव नहीं। क्लियर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो पहले अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि शुक्राणुओं की सूक्ष्मदर्शी संरचना में अंतिम भाग क्या है, टेल, यानी कि पूंछ। तो यह शुक्राणु का सबसे पतला व लंबा भाग होता है, जो रचना में धागे के समान होता है। तो देखिए, सबसे पतला व लंबा भाग है, रचना में धागे के समान होता है। इसकी पूरी लंबाई में अक्षीय तंतु उपस्थित होता है। तो देखिए, यहीं से टेल शुरू है और पूरी लंबाई में आपको क्या मिल रहा है, अक्षीय तंतु उपस्थित है, फैला हुआ है, पहले बता दिए। और यह भी बता दिए कि भैया अक्षीय तंतु का फॉर्मेशन कहां से हुआ, सेंट्रीओल से हुआ। किस सेंट्रीओल से हुआ, दूरस्थ सेंट्रीओल से हुआ था। क्लियर। तो कह रहा है इसके पश्च भाग में अक्षीय तंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इसका अंतिम भाग है, इस अंतिम भाग में जो अक्षीय तंतु आप देख रहे हैं, यानी ये जो ब्लैक रंग की लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये ब्लैक रंग की, यहाँ पर रेड रंग की लाइनिंग नहीं बनी है। तो अक्षीय तंतु जो है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है। बाकी देखिए, पूरे के पूरे स्पर्म में बाहर से हमने रेड रंग की लाइन बनाई है, यानी पूरा स्पर्म जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लेकिन जो आपका क्या है, पुच्छ भाग है, उसका जो अंतिम सिरा है, उस अंतिम सिरे में जो क्या पाया जा रहा है, जो अक्षीय तंतु का अंतिम सिरा है, अक्षीय तंतु का अंतिम सिरा है, वह याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, अर्थात वह सिरा नग्न होता है। क्या होता है, नग्न होता है। क्लियर। इसमें इसे अंतिम सिरा कहते हैं। पूंछ की सहायता से शुक्राणु क्या करता है, गति करता है, यानी पूंछ की सहायता से ही इसमें क्या आती है, पूंछ के द्वारा ही वह गतिशीलता प्रदान करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी दे देगी, तो वो क्या करेगा, गति करेगा। तो जब ये पूंछ गति करेगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर। अब आपको यह भी याद रखना है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस वन इजाकुलेशन, हमने आपको बताया, याद कीजिएगा, वन क्वाइटेज में जो सीमेन बाहर निकलता है ह्यूमन में, ठीक, एक क्वाइटेज में, यानी ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस, एक क्वाइटेज में जो सीमेन बाहर निकलता है ह्यूमन में, उसमें कितने स्पर्म पाए जाते हैं। तो उसमें स्पर्मों की संख्या आप जान के हैरान होंगे, 2 से 3 मिलियन शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि 2 से 3 मिलियन। इसको हम कहते हैं 20 से 30 करोड़ स्पर्म बाहर निकलते हैं, वन क्वाइटेज। क्लियर। वन क्वाइटेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरक्रॉस में एक बार में ही 20 से 30 करोड़ स्पर्म बाहर निकलते हैं। अब देखिए, 20 से 30 करोड़ स्पर्म बाहर निकले और उसमें से एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, बाकी सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम आपसे बार बार यही चीज कह रहे हैं कि आप 20 से 30 करोड़ स्पर्मों में से एक स्पर्म हो, तो जब उतने लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ कौन है जिसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। क्लियर। क्योंकि इसमें से 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकले वन क्वाइटेज में, और एक ही फर्टिलाइज हुआ, और जो फर्टिलाइज हुआ वो जाइगोट बनाया, बाद में फीटस बनाया, और बाद में हम तैयार हुए ना। तो हम जो है कम से कम कितने लोगों को, लगभग अब 30 करोड़ में से एक माइनस कर दो,
तो उतने स्पर्मों को हमने पीछे छोड़ करके और ये लड़ाई जीती। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया आप यू आर सो इंटेलिजेंट, बहुत बहादुर हैं आप, कभी जीवन में कायरता की बात मत कीजिएगा। ये चीज यही शो कर रहा है। लेकिन यह भी याद करना है आपको क्या, कि जो 20 से 30 करोड़ स्पर्म निकलते हैं वन क्वाटेज में, उसमें सामान्य जनन के लिए आप ये चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन पूरा हो, तो जनन के लिए क्या होना चाहिए, ये जो वन क्वाटेज में 2 से 3 मिलियन स्पर्म बाहर आ रहे हैं, उसमें से 60% स्पर्मों का शेप एंड साइज नॉर्मल होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? समान आकार और आकृति होनी चाहिए। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तभी वह निषेचन कर पाएगा। अगर वह क्या होगा, उसका आकार और आकृति नॉर्मल साइज का होगा, नॉर्मल साइज का होगा, और साथ ही साथ इस 60% में जिनका आकार और आकृति नॉर्मल है, समान है, उसमें 40% एग्रेसिव मूवमेंट में होने चाहिए। 60 में से 40 क्या होने चाहिए? एग्रेसिव होने चाहिए, मतलब तीव्र गतिशील होने चाहिए। तभी वह फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे, नहीं तो भाग नहीं ले सकते हैं। तो जब वो क्या होंगे? एग्रेसिव में। आप कोई भी काम करते हो तो थक के बैठ गया हूं भैया ना, कहानी है, हार के थोड़ा ना बैठा हूं। तो जब आप कोई काम करोगे तो अगर पहले से थक के बैठ जाओगे, शिथिलता बरतोगे, तो काम हो पाएगा? तो उसमें आपको एग्रेसिव होना है। तो यही बता रहा है कि 60% जो स्पर्म है, उनका जो शेप एंड साइज पहले तो नॉर्मल होना चाहिए, और उसमें भी एक बात है कि शेप एंड साइज जिसका नॉर्मल हो, उसमें से 40% क्या होने चाहिए? एग्रेसिव होने चाहिए, यानी कि तीव्र गतिशील होने चाहिए, तब वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, और नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यह भी मेल में को याद रखना चाहिए। जैसे फीमेल में है कि बहुत सारे एग क्या हो जाते हैं? ओल्ड हो जाते हैं। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि जो 13 साल में उस साइड निकलता है फीमेल बॉडी से, वो तो एग है, लेकिन जो 34 साल की उम्र में क्या होगा, उस साइड को पिकअप किया जाएगा, तो वो ओल्ड हो जाएगा। मान लीजिए जो 42 साल में कोई भी oocyte बाहर निकला, तो वो और ओल्ड हो जाएगा, तब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है। तो इनफर्टिलिटी जो फीमेल में देखी जाती है, जो एज्ड मदर होती है, जो एज्ड मदर होगी, जो 42 साल की मदर हो जाएगी, उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया थोड़ी सी क्या हो जाएगी? असंभव लगने लगेगी, क्योंकि वो एग जो होगा वो बुढ़ा हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तो वो प्रॉपरली फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी चीजें हैं कि अगर 60% क्या है? समान आकार और आकृति वाले स्पर्म होने चाहिए, और उन 60% में 40% गतिशील होने चाहिए, तीव्र गतिशील होने चाहिए, तब वह सामान्य जनन की क्रिया कर पाएंगे, और नहीं तो सामान्य जनन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्पर्म की संरचना, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है ना? शुक्राणुओं की सूक्ष्म दर्शीय संरचना हमने आपको बता दिया। अब आपका oogenesis पूरी तरीके से कंप्लीट। क्लियर? सॉरी, oogenesis कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा जो आपका टॉपिक आएगा वो है oogenesis। तो आज हम लोग oogenesis को भी शुरू करने वाले हैं। सबसे इस चैप्टर का सबसे टिपिकल चीज है क्या? oogenesis। ठीक, आसानी से आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए दिमाग के नसों को खोल लीजिएगा। आसानी से समझ में नहीं आता है, और oogenesis ही एक ऐसा सिलेबस है, ये जो आपका जो चैप्टर चल रहा है, ये जब एज ए डॉक्टर आप आएंगे तो एमबीबीएस प्रीवियस में ही आपको पूरी की पूरी oogenesis पढ़ाई जाएगी। ठीक, और ये लैब में आपको दिखाया जाएगा वन क्वाइटस का सीमन लेकर के माइक्रोस्कोप के सामने रख करके कि किस तरह से स्पर्म जो है मूवमेंट करते हैं। ऑलरेडी जब आप एमबीबीएस की क्लास में पहुंचेंगे, बहरहाल अभी तो दिल्ली दूर है, इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो कुछ चीजें हम लोग शेयर करेंगे आज। यानी कि बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको लिखाऊंगा सब, आप इसको केवल देखते चलिए, समझते चलिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी है तो थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। ठीक है ना? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग, वह अंग जो जनन की क्रिया में सीधे भाग लेता है उसी को हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो फीमेल में जनन की अभिक्रिया में कौन सीधे भाग लेता है? ओवरी। ठीक। अब ओवरी से क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मक। और युग्मक जनन की क्रिया होगी। युग्मक जनन की क्रिया से क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। ये सब बता चुके हैं। तो ओवरी में क्या होगा? इसी ओवरी, ओवरी कहते हैं हिंदी में अंडाशय। ठीक है ना? तो अंडाशय से किसका निर्माण होता है? एग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एग का, यानी अंडाणु का। किसका निर्माण होगा? अंडाणु का, या इसी को कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। तो ओवरी के द्वारा, वन पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है फीमेल में। तो उसी ओवरी के द्वारा एग का फॉर्मेशन होता है। किस क्रिया के द्वारा? उस क्रिया का नाम है oogenesis। हिंदी में कहते हैं अंड जनन। तो अंड जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? फीमेल में एग का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? एग का, मतलब अंडाणु का। क्लियर कट समझिएगा। oogenesis एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब ध्यान यह देना है कि ये जो oogenesis है, याद है ओगोनियम, याद है ना? 1 mm जर्म सेल, वही प्रक्रिया होगी। जो oogenesis की प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट होगी ओगोनियम। ओगोनियम, ओगोनियम क्या है? ये जर्म सेल है। क्या है? जर्म सेल। ओगोनियम से क्या हो गया? यहाँ पर ओगोनिया बना। अब इसमें कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है? ये जो है ओगोनियम क्या है? प्लूरल है। क्या है? क्या है? सिंगुलर है। ठीक। और ये क्या है? प्लूरल है। तो ध्यान आपको ये देना है कि जो oogenesis की प्रक्रिया है इसी जर्म सेल के द्वारा ही शुरू होती है, और शुरू होकर के क्या करती है? अब यह बात क्या उठती है कि जो oogenesis की प्रक्रिया है, आपने पढ़ा इस पर मेटोजेनेसिस। दोनों चीजों को इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इसका। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया एट अ प्यूबर्टी शुरू हुई। कहां शुरू हुई? एट अ प्यूबर्टी। ठीक है ना? यानी कि 14 से 16 साल के बीच में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन इन द फीमेल जो oogenesis की प्रक्रिया है वह कब शुरू हुई? 20 वीक, 20 सप्ताह के अंदर शुरू हो गई। कब? जब फिटस 20 सप्ताह का था, यानी 20 वीक का था और मदर के यूटर में था, मां के गर्भाशय में। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है
और उस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जाइगोट बना, माँ के यूटर में जो जाइगोट सेट हुआ उसमें अगर क्या है फीमेल है बच्चा, जो बच्चा माँ के यूटर में है अगर फीमेल है वो, तो उस फीमेल में क्या होगा जब वह 20 सप्ताह का हो जाएगा, 20 वीक का माँ के गर्भाशय के अंदर में, तो उसमें oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? तो 20 वीक का बच्चा यानी कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। तो ये लगभग 5 महीने का बच्चा होगा। 5 महीने का होगा ना, 5 मंथ का बेबी आप कह सकते हैं। तो जब 5 मंथ का बेबी लगभग होगा तभी अगर वह फीमेल है तो माँ के यूटर में ही oogenesis की प्रक्रिया फीमेल में शुरू हो जाती है। मेल में ऐसा नहीं है। मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी एट अ प्यूबर्टी शुरू होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां जो 20 वीक है यानी 20 सप्ताह की बात कर रहे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये है कि 20 वीक पे रुकेगी आकर के, ये 6 to 8 वीक अभी बात कर लें। 6 to 8 वीक, 6 से लेकर के 8 वीक में ही शुरू हो जाती है। सॉरी फॉर दैट, 6 से लेकर के 8 वीक पे ही oogenesis की प्रक्रिया, यानी कि जब मदर के गर्भाशय में बच्चा आता है तो अगर फीमेल है तो 6 से लेकर के 8 सप्ताह के अंदर ही क्या हो जाता है कि जो पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन कहते हैं उसको, यहां पर लिख दे रहा हूं, पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन। क्लियर? तो 6 to 8 वीक का जो बच्चा होगा, जो फिटस होगा, तो उसमें पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन यानी कि oogenesis की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और 20 वीक तक यानी कि 20 सप्ताह, 20 वीक आते आते यह जो है oogenesis की प्रक्रिया में 6 to 7 मिलियन, याद रखिएगा, 6 to 7 मिलियन oocyte यानी ओगोनियम का फॉर्मेशन हो चुका होता है। ओगोनियम पाए जाते हैं, कितने पाए जाएंगे? 6 से 7 मिलियन ओगोनियम का फॉर्मेशन हो चुका होगा। बात देखिए, oogenesis की प्रक्रिया फीमेल में फिटस में शुरू हो गई कब? 6 से 8 वीक का जो क्या है फिटस है, उसी में क्या हो जाता है कि पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन, जब पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन की प्रक्रिया में ही 6 to 8 वीक में oogenesis की प्रक्रिया शुरू हुई। लगभग 2 मिलियन ओगोनियम का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। 20 वीक तक आते आते ये 2 मिलियन जो होते हैं वो 6 to 7 मिलियन ओगोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब फर्दर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है ना? अपनी संख्या ये जो है किस क्रिया के द्वारा, आप जानते हैं कि किस क्रिया के द्वारा ये संख्या बढ़ाएंगे, किस क्रिया के द्वारा? माइटोसिस की क्रिया के द्वारा। तो 20 सप्ताह यानी 20 वीक में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? लगभग हो जाती है 6 से 7 मिलियन। एंड बर्थ, अब यहाँ बेबी क्या हो जाएगा और यही 20 वीक पर स्टार्ट। अब oogenesis की प्रक्रिया बंद, 20 सप्ताह यानी 20 वीक के बाद क्या होगा? अब फिटस में oogenesis की प्रक्रिया नहीं होगी। तो बर्थ के समय, बर्थ टाइम, बर्थ टाइम जब वह बच्ची जन्म लेती है तो उसके बॉडी में यानी कि उसमें जो ओगोनियम होंगे वो बहुत कारणों से ये सब कुछ क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। बचते कितने? 2 मिलियन। कितने बचेंगे? 2 मिलियन। लगभग 2 मिलियन बचते हैं एट अ प्यूबर्टी। अब ये क्या होगी? एट अ प्यूबर्टी। एट प्योरिटी आते आते ये जो 2 मिलियन आपके ओगोनियम हैं ये नष्ट होते रहते हैं और बचते कितने हैं? 16,000 to 18,000।
60,000 से 80,000 एट अ प्यूबर्टी। तो अब जो oogenesis की प्रक्रिया होगी वो फिर स्टार्ट होगी कहाँ? एट अ प्यूबर्टी, 10 से 13 साल के अंदर एट अ प्यूबर्टी की प्रक्रिया जब आएगी, तो जब इसमें पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा यानी एमसी होगा, तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस समय एट अ प्यूबर्टी में जो आना है, उस समय टोटल oogoनियम कितने होंगे? 6,000 to 80,000। देख रहे हैं ना, 60,000 से 80,000 तक होंगे। लेकिन क्या होगा कि इनमें से ये जो 60,000 to 80,000 है, इनमें से केवल 400 पिक किए जाते हैं। ठीक, 400 पिक किए जाते हैं, और ये 400 भी क्या हैं? ये सारे के सारे अरेस्टेड होते हैं। ये सारे के सारे अरेस्टेड होते हैं। आपको हमने कहा था कहाँ अरेस्टेड होंगे? प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में। याद कीजिएगा, हमने कहा था कि इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर का सेल डिवीजन लिंक करना पड़ेगा आपको, और ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप सेल डिवीजन नहीं पढ़ करके आओगे तो यहाँ आप फंसने वाले हो, क्योंकि सबसे टिपिकल जो है इस पूरे चैप्टर का वो यही पार्ट है, oogenesis। समझ रहे हैं ना? तो अब oogenesis की प्रक्रिया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग पहले से करना चाह रहा हूं कि आप कुछ चीजें जाने रखिए, नहीं तो बाद में फंसेंगे कि oogenesis की प्रक्रिया कब शुरू हुई फीमेल में। फीमेल में शुरू हो गई बर्थ से, जन्म से पहले। फीमेल में जन्म से पहले oogenesis कब? 6 से 8 सप्ताह का जो बच्चा है माँ के फिटस, माँ के यूटर में है, तभी oogenesis की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 20 वीक तक आते आते वह बच्चा जो है, जो 20 वीक का हो जाता है, तो उसमें 6 से 7 मिलियन oogoनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब वह पैदा होता है, अब उसके बाद 20 वीक के बाद oogenesis की प्रक्रिया बंद, यहीं पर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अब जब बच्चा पैदा हो जाएगा, बाद होगा बर्थ टाइम, तो बर्थ टाइम पे उसके पास जो है वो करीब करीब 2 मिलियन oogoनियम बचते हैं। बाकी सभी क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किन्हीं कारणों से। अब बर्थ के बाद अब एट प्यूबर्टी आएगी, जन्म होगा उस बच्ची का, और तब वो आएगी एट प्यूबर्टी में 10 से 13 साल के बाद की कहानी है, 10 से 13 साल के बीच की कहानी। एट प्यूबर्टी आएगा तो फिर से उसमें क्या होगा? oogenesis की प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब oogenesis की प्रक्रिया शुरू होगी, तो जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, तो उस पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल की एट प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं कि कितने oogoनियम उसके पास होंगे? 60,000 से 80,000। क्लियर? और उसमें से सभी अरेस्टेड होंगे। केवल उन्हीं में से 60,000 to 80,000 में से केवल 400 को, 400 को मौका मिलेगा, बाकी सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, बाकी सबको कैप्चर किया गया है, बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। जैसे कहें कि एक आदमी जो है आर्मी में था या आर्मी में नहीं था, पाकिस्तान मुर्दाबाद करता रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना, कहते कि हमको छूट दीजिए, हम जाकर लाहौर पर 2-4 बम गिराए थे। तो जैसे ये चटका पटका, तो सरकार ने कहा कि ये आदमी अगर बाहर निकलेगा तो ये दंगा फसाद कराएगा, तो ऐसा करो कि इसको अरेस्ट करो। तो घर से कहते ना कि घर के अंदर कैप्चर कर लिए हैं, तो निकलने के लिए ये भी तैयार है। ये जो 400 हैं उसमें से सारे के सारे निकलने के लिए तैयार होते हैं। और हमने आपको पढ़ाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कि 1 मंथ में केवल 1 एग पिकअप किया जाएगा, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से, एक से अधिक पिकअप नहीं होंगे। तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन सबको मौका नहीं मिल रहा है, केवल एक को मौका मिलेगा, एक बार में 1 पिकअप। बात समझ रहे हैं ना? तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा जब आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो oogoनियम, अब इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। बहरहाल इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि oogenesis की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? जन्म से पहले। कितने सप्ताह में? 6 से 8 सप्ताह में। कितने सप्ताह में जाकर जाती है? 20 वीक में रुकेगी। ठीक, बर्थ टाइम में क्या हो जाएगा? 2 मिलियन oogoनियम। और उसके बाद एट प्यूबर्टी में 60,000 से 80,000। उनमें से कितने को अवसर मिलेगा? 400।
क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम।